ओके, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष सिंह जबलपुर से आप सभी को स्वागत करता हूँ आज के इस मॉर्निंग कॉल में। तो अभी तक हमारे साथ 154 पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं। तो हम अपने इस कॉल को स्टार्ट करते हैं। सो होस्ट प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। विजुअल है सर। थैंक यू। तो अगेन नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। तो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मनी के एवोल्यूशन की, यानी कि पैसे को का बदला हुआ रूप कि किस तरह से पैसा आया। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सब रोज पैसे के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे का असली कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? जो रुपया आज हमारे मोबाइल वॉलेट में या क्रिप्टो वॉलेट में दिख रहा है, वो शुरू कहाँ से हुआ? क्या कभी दुनिया में लोग बिना पैसे के भी लेन देन किया करते थे? और सोचिए फ्यूचर में पैसा कैसा दिखेगा। तो आज का सेशन एक सफर है जिसमें हम समझेंगे कि कैसे बाटा सिस्टम से लेके क्रिप्टो करेंसी तक का एवोल्यूशन हुआ, कैसे हर जमाने ने अपने हिसाब से एक नए तरीके का पैसा बनाया, और कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को बिल्कुल ही बदल दिया। तो चलिए इस सेशन को हम यहाँ पे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पैसा शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहले सिस्टम था बार्टर सिस्टम, जहां लोग चीजों के बदले चीज का एक्सचेंज किया करते थे। लेकिन दोस्तों, आज दुनिया बदल रही है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई कैश, ना कोई बैंक है, ना कोई बॉर्डर है। सिर्फ आपका फोन, आपका वॉलेट और आपकी आइडेंटिटी सब कुछ ऑनलाइन कर देती है। तो क्या आप उस दुनिया को समझने के लिए तैयार हैं? तो आज का ये सेशन उसी जर्नी को समझने के लिए है, जहां पैसा एक वस्तु या एक चीज ना होके एक टेक्नोलॉजी बन गया है। सो दोस्तों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं। तो तो दोस्तों, बाटा सिस्टम और उसकी लिमिटेशन यदि हम पहले पार्ट में समझे यहाँ पे कि तो यहाँ पे हम देखें कि दोस्तों, चलिए अब हम उस समय के दौर पे को समझते हैं जब ना कोई पैसा था, ना कोई बैंक था, ना कोई यूपीआई था, ना कोई ऑनलाइन पेमेंट था। सिर्फ एक सिंपल सिस्टम था जिसे हम कहते हैं बाटर सिस्टम। इसका एस्टिमेटेड टाइम आप देखेंगे लिखा हुआ है 9000 बीसी से तकरीबन 3000 बीसी के आसपास चलता था। तो बार्टर का मतलब क्या है? कि बार्टर का मतलब होता है कि सीधे माल के बदले माल का लेन देन करना। यानी इस सिस्टम में कोई पैसा का यूज नहीं होता था, सिर्फ सामान के बदले सामान दिया करते थे। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल पे कि पहले इमेज में आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति के पास फ्रूट्स हैं और दूसरे के पास मुर्गा है। दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि एक मुर्गा के बदले एक टोकरी एक फ्रूट्स आपको मिलेंगे। और ये था आपका बार्टर, बिना पैसा और बिना एक्सचेंज के, बिना किसी रुपया के लेन देन, डायरेक्ट ये लेन देन हुआ करता था। सेम यदि दूसरे में आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें एक तरफ आपको बकरी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ आपको एक अनाज का बोरा दिखाई दे रहा है। राइट। तो दोनों को बैलेंस स्केल में तौल कर उनकी वैल्यू डिसाइड की जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर चीज का तौला हर जगह हर इंसान के लिए समझना जरूरी था, और इस वजह से काफी कंफ्यूजन होता था। तो लोगों डिसाइड नहीं कर पाते थे कि कितना सामान किस चीज के बदले दिया जाए। तो इस सिस्टम के रिकॉर्ड हमें कहाँ मिलते हैं? आप देखेंगे, आपने सुना होगा पुरानी सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली पे। तो उस समय लोग कपड़े के बदले दूध लिया करते थे, मछली के बदले दवाई, गेहूं के बदले बकरी, या एक्सचेंज किया करते थे। ये सब कुछ फिजिकल गुड्स होता था और एक्सचेंज होता था। ये डिपेंड करता था एक दूसरे के कन्विंस होने पे। तो अब हम देखें यदि कि बार्टर बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन क्या थी, क्या प्रॉब्लम उस समय हो रही थी। तो डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब दोनों का एक दूसरे के चीज पे एग्री होना जरूरी था, सहमति जरूरी थी। आपको यदि बात करें चावल चाहिए तो आपके पास, और आपके पास बकरी है, लेकिन जिसके पास चावल है उसको बकरी नहीं चाहिए, तो उसको कपड़ा चाहिए। तो जब तक दोनों पार्टी एक दूसरे में जरूरी या रजामंदी नहीं होती थी, तब तक लेन देन का काम नहीं हो पाता था। तो इस कंडीशन को कहते हैं डबल कोइंसिडेंट वांट ऑफ वांट। तो हर डील के लिए जरूरी था कि एक दूसरे की सहमति जरूरी हो। और इसी वजह से बाटा सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई थी। देन नो स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब किसी भी चीज की कोई फिक्स वैल्यू नहीं हुआ करती थी। एक बकरी कितने किलो चावल के बराबर है, या एक मछली कितने मीटर कपड़े के बराबर है, किसी चीज की कोई फिक्स कीमत नहीं होती थी। हर डील अलग होती थी और नेगोशिएशन बहुत मुश्किल था।
यानी हर ट्रांज़ैक्शन में कन्फ्यूज़न और टाइम लगता था। देन नो स्टोर ऑफ वेल्थ, मतलब वेल्थ को सेव करके करके नहीं रखा जा सकता था। जैसे आप समझो, मान लो कि आपके पास बहुत सारी सब्ज़ी है और आप फ्यूचर के लिए कुछ सेव करना चाहते हो, लेकिन सब्ज़ी आपकी 4 से 5 दिनों में खराब हो जाएगी। अब उसे 6 महीने बाद यूज़ नहीं कर सकते थे। तो यही लोग अपनी मेहनत का रिजल्ट फ्यूचर में स्टोर नहीं कर पाते थे, तो वो वेल्थ क्रिएशन के लिए जो ज़रूरी था। देन डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट और डिवाइड, मतलब बड़े चीज़ों को डिवाइड करना या ले जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। मान लो आपके पास एक गाय है और आपको थोड़ा-सा नमक चाहिए, क्या आप गाय का आधा हिस्सा कर पाएँगे? पॉसिबल नहीं था। या अगर आपको 20 किलोमीटर दूर किसी और जगह माल लेके जाना है, तो गाय, बकरी, गेहूँ को ले जाना बहुत आसान काम नहीं था। तो यानी ना चीज़ें ईज़िली डिवाइड हो पाती थी, ना ही ट्रांसपोर्ट करना ईज़ी था। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो सेकंड आपका जो टाइप ऑफ द मनी आया, वो आया कमोडिटी मनी। तो दोस्तों, जैसे-जैसे बाटा सिस्टम की प्रॉब्लम बढ़ती गई, लोगों ने सोचा कि ऐसी चीज़ यूज़ करें जो नेचुरली वैल्यूएबल हो और हर कोई उसे यूज़ कर चाहे। तो इसी सोच के साथ कमोडिटी मनी का कॉन्सेप्ट आया, जो लगभग 3000 से 6000 बीसी तक चला। यानी बार्टर के बाद अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप था, सबसे पहला जो इसका हमें जो देखने को मिला था, उसी समय जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे देखने को मिला था, और उस समय से ही कॉन्सेप्ट आया था आपका कमोडिटी मनी का। तो कमोडिटी मनी क्या होती है? कमोडिटी मनी को यदि हम समझें, तो यानी ऐसी चीज़ें जो अपने आप में भी यूज़फुल हो और उसे पेमेंट के रूप में भी यूज़ किया जा सके। जैसे जैसे नमक, अगर हर घर में चाहिए होता है, इसलिए लोग उसे पेमेंट के रूप में लेते हैं। जैसे गोल्ड आपका हो गया, सुंदरता के लिए लोग रेयरिटी के लिए उसे लोग रखा करते थे, वैल्यूएबल मानते थे उसे। कैटल हो गया, खेती, दूध ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया करते थे। तो आपको जान के हैरानी होगी कि उस टाइम पे सैलरी जैसा शब्द का भी ओरिजिन हुआ था। मतलब साल्ट से हुआ था। रोमन सोल्जर कभी-कभी पेमेंट जो लिया करते थे, वो साल्ट के रूप में दी जाती थी, जिसे उस टाइम पे सलेरियम कहा जाता था। देन फिर तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखें कि कमोडिटी मनी ने ना केवल बाटा सिस्टम के मुकाबले बहुत ही अच्छे फायदे दिए, लेकिन साथ ही साथ में कुछ समस्याएं भी लेकर आया। तो उन समस्याओं को यदि हम समझें और उन फायदों को यदि हम देखें, तो फायदा यदि हम देखें वहां पे, तो क्या खास बात थी कमोडिटी मनी में कि वो ड्यूरेबल था। मतलब सोना, चांदी, नमक जैसी चीजें खराब नहीं होती थी, इसलिए ये लंबे समय तक चल पाती थी। वाइडली एक्सेप्टेड था, मतलब सभी उसे एक्सेप्ट करते थे। इनकी असली वैल्यू सब समझते थे, इसलिए ये किसी भी रीजन में पेमेंट के लिए एक्सेप्ट की जाती थी। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसकी खुद की एक वैल्यू होती थी। यानी अगर किसी को आप सोना दे रहे हो, तो वो उस ज्वेलरी बनाने पे में यूज़ कर लेता था। तो उसे पैसा के रूप में भी लिया जा सकता था, और ये यूज़फुल आइटम धीरे-धीरे बढ़ते जा रही थी। अब यहाँ यदि हम बात करें कि इसमें इश्यू क्या थे, क्या समस्याएँ कमोडिटी मनी में, तो आप देखेंगे हैवी और बल्की था, मतलब भारी बहुत था। मान लो यदि आपको 10 लोगों को पेमेंट करना चाहते हो, तो आपको 10 बकरी या 10 शक़ ले लेकर जाना पड़ता था, चलना पड़ता था। तो आप सोच के देखिए कितना मुश्किल होगा उस टाइम पे। देन लिमिटेड सप्लाई ऑफ द मनी, मतलब यदि हम यहाँ पे देखें, हर जगह नहीं थी, मतलब कि सोना हर जगह नहीं मिलता था, नमक भी कुछ रीजन में बहुत ज़्यादा था, किस रीजन में बहुत कम था। इस वजह से ये सब जगह स्टैंडर्ड करेंसी नहीं बन पा रही थी। देन नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब एक गोल्ड का टुकड़ा दूसरे टुकड़े से अलग होता था, उसका वेट, साइज़, प्योरिटी भी अलग हो सकती थी। इस वजह से फ्रॉड होने का डर होता था और ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, कम्युनिटी मनी ने बार्टर की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व तो किया, लेकिन ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं था। इसी वजह से लोगों ने सोचा कि अगर किसी चीज़ को स्टैंडर्ड वेट, साइज़ और स्टैम्प के साथ हम कॉइन बना दें, तो कैसा रहेगा? और इसी वजह से जो जन्म हुआ, वो हुआ मेटल कॉइन का, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं। तो अब बात आती है मेटल कॉइन्स की। तो आप यदि मेटल कॉइन के बारे में यदि आप देखें, तो दोस्तों अब तक कमोडिटी मनी का यूज़ लोग कर रहे थे, सोना, नमक, गेहूँ, बकरी जैसे वैल्यूएबल चीज़ें आप यूज़ कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसमें वेट, साइज़ से प्योरिटी का फ़र्क था। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक नई चीज़
का इन्वेंशन हुआ जिसे कहते हैं मेटल कॉइन। और ये जो स्टार्ट होता है 600 बीसी में स्टार्ट होता है एक छोटी सी जगह लाइडिया से, जो आज की डेट में टर्की में है। और यहाँ के जो प्रिंस थे, राजा थे, उन्होंने उन्होंने इलेक्ट्रम मतलब गोल्ड और सिल्वर के मिक्स करके जो कॉइन बनाया उसे इलेक्ट्रम कहा जाता था, वो बनवाए। और सबसे खास बात ये थी कि हर कॉइन पर राजा की मोहर लगी होती थी। ये दिखाता था कि ये असली है, वैल्यूएबल है, और साथ ही साथ में पूरा देश इस पर भरोसा कर सकता है। तो ये मोहर बना के सिंबल ऑफ ट्रस्ट का बन गया, और लोगों को ट्रेड करने में बहुत आसान हो गया। और लोगों ने सोचा कि अगर ये कॉइन राजा का है तो ये असली ही होगा, और लोगों ने उस पर ट्रस्ट दिखाया। जिससे क्या हुआ, आप देखेंगे कि जो बिजनेस का व्यापार था उसका वो बदलने लगा। देन फिर आप आगे आते स्टैंडर्डाइज्ड मनी, मतलब वेट एंड साइज, पोर्टेबल था, सिंबल ऑफ ट्रस्ट था, अथॉरिटी था। मतलब कि मेटल कॉइन ने पैसे के कॉन्सेप्ट को एक नए लेवल पर लेके गया। सोचिए, आपको किसी को 10 रुपए देना है, तो आपको 10 किलो गेहूं ले जाएं या एक छोटा सिक्का लेके जाएं, तो क्या आसान होगा। तो यहाँ आई बात स्टैंडर्डाइजेशन की ताकत की। हर कॉइन का एक वेट फिक्स था, मतलब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। हर डिजाइन सेम होता था, लोगों को पता था कि किस कॉइन की वैल्यू क्या है। अगर सबसे और सबसे बड़ी बात ये थी कि पोर्टेबल था, यानी आसानी से इसे ले जा सकते थे। तो इसने ट्रेडिंग का सफर को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया, फास्ट बना दिया। और जब जब किसी चीज और अथॉरिटी में स्टैंप लग जाती है, जैसे राजा का राज्य अप्रूव करता है, तो उसमें ट्रस्ट भी लोगों का ऑटोमेटिक बढ़ जाता था। तो ये कॉइन अब सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम ना होके, ये लोगों ने इसे वाइडली एक्सेप्ट किया। और आप समझे समझिए यदि यहाँ पे, तो अगले 2000 साल तक ऑलमोस्ट हर सिविलाइजेशन ने, चाहे वो ग्रीस हो, रोमन हो, चाहे इंडिया की सिविलाइजेशन हो, चाहे चाइना की हो, हर लोगों ने इस कॉइन को अपनाया। तो दोस्तों, अब एक ऐसे युग में पहुंच गए थे जहां पे सिर्फ पैसा की जरूरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बन गया था जहां पे कॉइन ने ट्रस्ट को ट्रस्ट बनाया, उसे पोर्टेबल बनाया, और साथ ही सॉल्यूशन दिया। लेकिन जब दुनिया और इंटरकनेक्टेड होने लगी और ट्रेड और ज्यादा एक्सपांड होने लगा, तब एक और नीड सामने आई। वो क्या थी कि पैसा को ले जाना और भी आसान करना चाहिए था। तब दुनिया में आया एक और नया आविष्कार जिसे कहते हैं पेपर मनी। क्योंकि उस टाइम पे यदि मान के चलो आपको बहुत बड़ी डील करनी होती थी, तो पॉसिबल नहीं था कि इतना किलो हम कैरी करें, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी इस टाइप की। तो इसे दूर करने के लिए भी पेपर मनी आई। तो अगले पार्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से कागज के से आगे आपका चीजें चेंज हुई। तो वहां पे यदि हम समझें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे पेपर मनी और बैंकिंग एरा का। तो दोस्तों, कॉइन ने दुनिया को एक स्टैंडर्डाइज पैसा तो दिया, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, सिटी ग्रो करी, लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस होने लगा, तो लोगों को और लाइट वेटेड और पोर्टेबल सिस्टम चाहिए था। तो इन्हीं से आई एक और नई इस युग की शुरुआत जिसे कहते हैं पेपर मनी। और सबसे पहले चाइना चाइना ने 7वीं सेंचुरी में ने पेपर का प्रोमिसरी नोट जो आपका यूज करने लगे थे, जो जिसे वो कहते थे उस टाइम पे फ्लाइंग मनी कहते थे, क्योंकि ये इजीली ट्रेवल कर सकता था। और फिर 13वीं सेंचुरी के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे इसका जो आइडिया था वो बढ़ने लगा, और लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। देन फिर राइज ऑफ बैंक, मतलब बैंकों का आपका जन्म हुआ। अब आप यहाँ पे यदि हम देखेंगे कि लोग अब एक और नया बदलाव आया जब लोग अपना सोना या चांदी बैंक में जमा करने लगे। रिटर्न में बैंक लोगों को एक पेपर रिसिप्ट देने लगा, जो बताता था कि बैंक के पास उनका सोना रखा हुआ है। और ये रिसिप्ट दिखाकर कोई भी इंसान किसी और को भी पेमेंट कर सकता था। और धीरे धीरे ये रिसिप्ट ही मनी बनती गई। तो लोग एक्चुअल गोल्ड ले जाने के बजाय पेपर ही एक्सचेंज करने लगे, क्योंकि उस पर लिखा होता था आई प्रोमिस टू पे द पेरर। यानी बैंक की तरफ से ये एक ट्रस्ट सर्टिफिकेट था। यानी ये ये आया कॉन्सेप्ट ऑफ फिएट करेंसी का। और एक ऐसी करेंसी जो फिजिकल गोल्ड से बैक नहीं होती है, बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट के ट्रस्ट पर चलती है। तो इस तरह से पेपर मनी का फॉर्म आपके सामने आया। देन यदि हम बात करें आगे कि अब हम आ गए उस दौर में जहां पे पैसा धीरे धीरे कागज पर आ गया, और दुनिया में शुरुआत हुई एक नए युग की जिसे हम कहते हैं पेपर मनी और बैंकिंग एरा।
सेंट्रल बैंक एंड फिएट सिस्टम में हम देखें तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई, मतलब इस युग में सबसे बड़ा जो बदलाव ये था कि पैसे अब सरकारी बैंकों के कंट्रोल में आ गए थे। जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसी तरह से तो अब पैसा किसी एक के पास ना होके, वो आप देखेंगे कि उस समय क्या था कि पैसा पैसा जो था वो सोना होने पर भी डिपेंडेंट नहीं करता था। बाकी गवर्नमेंट और बैंक डिसाइड करते थे कि कितना पैसा छापा जाए। गोल्ड स्टैंडर्डाइज एंड हुआ, मतलब एक और बड़ी हिस्ट्री चेंज मोमेंट आया जब 1971 में, जब यूएस ने ऑफिशियली गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। यानी उस दिन के बाद पैसा के पीछे सोना का बैकअप होना जरूरी नहीं था। अब जो पैसा आपके हाथ में है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसका वैल्यू सिर्फ सिस्टम में ट्रस्ट और लॉ के ऊपर डिपेंड करता था। उसके बाद लीगल टेंडर, मतलब अब ये पैसा लॉ के थ्रू फोर्सफुली एक्सेप्टेड करवाया गया। यानी अगर आपके पास वो नोट है तो आप कोई भी शॉपकीपर या दुकानदार को आप उसे दे सकते हैं, वो मना नहीं कर सकता। और उस पैसे को कहते थे लीगल टेंडर, जिसका मतलब है कि ये पैसा कानून की नजर में वैलिड है और लेना जरूरी है। देन फिर वैल्यू बेस्ड ऑन इकोनॉमी मॉडल, मतलब कि अब पैसा की वैल्यू किसी गोल्ड या सिल्वर से नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी तय होती थी। मतलब अगर देश का प्रोडक्शन ग्रोथ और एक्सपोर्ट ठीक है तो पैसा स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर इकोनॉमी गिरती है तो पैसा की वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो जाती है। देन इस सिस्टम ने एक और बड़ा ड्रॉबैक ये था कि सेंट्रल बैंक जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता था, लेकिन अगर ज्यादा पैसा बिना रीजन के छापा गया तो मार्केट में पैसा ज्यादा और चीजें कम हो जाती थी, जिसका रिजल्ट होता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई। और आपने सुना होगा कि एक समय ऐसा भी आया था जब कुछ कंट्रीज में लोगों ने 1000 किलो नोट ले जाते थे और एक ब्रेड खरीदते थे। तो ये होता है करेंसी का कोलैप्स होना ड्यू टू ओवर प्रिंटिंग। तो दोस्तों, पेपर मनी ने दुनिया को कन्वीनियंट तो बनाया, बट बैंक और सेंट्रल कंट्रोल ने पैसा को मैनेज करना आसान कर दिया। लेकिन इस सिस्टम में इकोनॉमी को कंट्रोल के ऊपर डिपेंड कर दिया और पैसा का असली वैल्यू मेटल से निकलकर सिस्टम के भरोसे पर चला गया। तो अगले पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने पैसे को और भी इनविजिबल बना दिया और कैसे आई प्लास्टिक कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक मनी की दुनिया। तो हम अब समझते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन में आपका प्लास्टिक कार्ड का और मोबाइल का किस तरह से यूज हुआ। तो दोस्तों, प्लास्टिक मनी और ऑनलाइन बैंकिंग, यदि आप यहाँ पे देखें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्टार्ट हुए, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आई, 24/7 एक्सेस हो पाना आसान था, फास्ट था, कन्वीनियंट था, और इसने कैश डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस किया। तो दोस्तों, 1990 के बाद की दुनिया में एक और नया पैसा का रूप आया, प्लास्टिक मनी, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अब हमें कैश ले जाकर घूमने की जरूरत नहीं थी, एक छोटी सी कार्ड स्वैप करो और पेमेंट हो गया। उसके बाद आया इंटरनेट बैंकिंग, जहां आप घर बैठे अकाउंट चेक कर सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये सब कुछ एक सिंगल क्लिक पे होने लगा। ये सिस्टम ने बैंकिंग को 24/7 एक्सेस बना दिया, और आप चाहे तो रात में भी 2 बजे भी ट्रांजेक्शन आप इससे कर सकते हैं। तो ये क्या था सिस्टम, कन्वीनियंस हो गया, स्पीड बढ़ गई, कैश की डिपेंडेंसी खत्म हो गई, ग्लोबल पेमेंट पॉसिबल हो गया आपका। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली एक्सप्लोजन तब आया जब मोबाइल के अंदर, जब ये पैसा आपका मोबाइल के अंदर चला गया, मतलब आपका राइस ऑफ मोबाइल वॉलेट। जैसे आप देख रहे हैं यूपीआई पेमेंट स्टार्ट हुआ। तो आप यहाँ पे समझिए कि किस तरह से बार्टर सिस्टम से होते होते बार्टर सिस्टम आया, मेटल आया, मेटल के बाद आपके आपके फिर पेपर करेंसी आई, फिर डिजिटल रिवॉल्यूशन आया। तो इस तरह से फॉर्म ऑफ द मनी धीरे धीरे समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार बदलती गई। तो जब मोबाइल वॉलेट जब स्टार्ट हुए तो यूपीआई पेमेंट स्टार्ट हुआ, गूगल पे हुआ, क्यूआर स्कैन हुआ, एटीएम आपके पास था, कैश की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी आपको। देन इवन दो चाय वाला भी आज की डेट में डिजिटल मनी एक्सेप्ट करता था, डिजिटल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ मोबाइल वॉलेट के आने से। तो आज आप देखेंगे कि आज हम सबके फोन पे एक पूरा बैंक बसता है। चाहे चाय वाला हो, सब्जी वाला हो, हर कोई के पास क्यूआर कोड है, और आप सिर्फ स्कैन करके तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। इस नए युग को बोलते हैं मोबाइल वॉलेट रिवॉल्यूशन। तो इंडिया ने इसमें दुनिया को पीछे छोड़ दिया, खासकर यूपीआई आने के बाद।
इंस्टेंट ट्रांसफर, जीरो कैश लेके जाना आपको, साथ ही साथ में कुछ सब कुछ एक टैप करने पे डिपेंड होता है। आप सोचिए आज आज आप बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल, चाहे ईएमआई हो, रिचार्ज हो आपके, टिकट बुकिंग हो आपकी, सब कुछ फ़ोन से आप कर सकते हैं। तो ये है डिजिटल इंडिया, जो धीरे-धीरे करके वो कन्वर्ट हुआ एक अलग फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में। देन फिर तो दोस्तों प्लास्टिक मनी को लेकर मोबाइल वॉलेट तक आप देखेंगे पैसा फिजिकल ना होकर डिजिटल हो चुका था, लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कंट्रोल किसी और के हाथ में था। तभी एक और नए आइडिया का जन्म हुआ, जहाँ पे आप देखेंगे पैसा जो था आपका, वो आपका डिसेंट्रलाइज हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ, ट्रस्टलेस हुआ, और वहां से आया आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी का युग। तो अगले पार्ट में हम बात करते हैं कि किस तरह से आपका जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टो करेंसी और द फ्यूचर ऑफ द मनी में हम यदि बात करते हैं यहाँ पे, तो बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन। तो दोस्तों आज तक पैसा तो किसी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया या बैंक ने कंट्रोल किया, लेकिन 2008 में जब दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम हिला, तब एक और अननोन आदमी जिसे ने एक या ग्रुप ने, सतोशी नाकामोटो ने 2009 में लॉन्च किया आपका बिटकॉइन। बिटकॉइन कोई पेपर नोट नहीं था, कोई कॉइन नहीं था, ये एक डिजिटल करेंसी थी, और इसी टेक्नोलॉजी का नाम था ब्लॉकचेन। तो ये सिस्टम था आपका डिसेंट्रलाइज था, मतलब किसी के एक के पास कंट्रोल ना होके पब्लिक के पास कंट्रोल था। लिमिटेड सप्लाई थी, मतलब ये 2.21 मिलियन के साथ ये लिमिटेड सप्लाई के साथ आया। ट्रस्टलेस है, मतलब कि यानी आपको किसी मिडिल मैन बैंक या अथॉरिटी पे भरोसा नहीं करना पड़ता, सिस्टम ही वेरीफाई उसे सब कुछ कर देता है। तो ये एक रिवॉल्यूशन था जिसने मनी को बेसिक रूल ही उसका बदल दिया। तो जब बात आती है कि व्हाई क्रिप्टो, कि हमें कि क्रिप्टो की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो आप देखेंगे बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन हो, चाहे नो सेंट्रल अथॉरिटी हो, ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी हो। तो यदि बॉर्डरलेस की यदि हम बात करें, तो आप इंडिया से अमेरिका में पैसा यदि आपको एक सेकंड में भेज सकते हो बिना किसी बैंक के परमिशन के। नो सेंट्रल अथॉरिटी मींस कोई सरकार, बैंक या थर्ड पार्टी आपके पैसों को रोक नहीं सकती। ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर है, मतलब सभी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होते हैं, ओपन फॉर एवरीवन टू यूज, बट टेम्पर प्रूफ रहता है ये। इसका मतलब ये है कि पैसा, आपका पैसा सिर्फ आपका है, किसी भी बीच वाले के बिना आप पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को आप यूज कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास है, कि आप उससे अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं बिना किसी मिडिल मैन के। देन इवोल्यूशन ऑफ वेब थ्री आया, मतलब सिर्फ क्रिप्टो, क्रिप्टो सिर्फ पैसा का डिजिटल वर्जन नहीं रह गया, ये आपको ले गया वेब थ्री की ओर। इंटरनेट का रिवोल्यूशन वेब थ्री की ओर लेके गया। यहाँ यूजर सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते थे, वो ऑनरशिप भी लेते थे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके बने यहाँ पे, राइट, मतलब बिना लॉयर या एजेंट के आप एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली जो एग्जीक्यूट होते हैं आपके। एनएफटी आपकी रेज हुई, मतलब डिजिटल ओनरशिप का प्रूफ, आर्ट, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट सब आपके नाम पर ब्लॉकचेन पे आने लगे। देन प्रोग्रामेबल मनी, मतलब पैसा जिसमें लॉजिक होता है, जैसे अगर कंडीशन ए पूरी हो जाती है तो ऑटोमेटिक बी रिलीज हो जाता है। तो वेब थ्री एक यूजर ओन इंटरनेट का मॉडल है, जहां कंट्रोल आपके पास वापस आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें कि किस तरह से बार्टर सिस्टम से होते होते हम क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म ऑफ मनी में आते गए। तो दोस्तों अब हम यदि यहाँ पे देखें कि दोस्तों अब हमारे क्रिप्टो को यदि हमने समझा, ब्लॉकचेन को भी हमने देखा, वेब थ्री भी थोड़ा हमने यहाँ पे देखा, तो लेकिन अब कुछ ऐसे फैक्ट और फिगर आपके हम यहाँ पे देखते हैं, जो शायद आपको भी हिला के रख देगा और आपको मोटिवेट भी करेगा। मैसिव ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ मतलब यदि हम बात करें क्रिप्टो करेंसी अडॉप्टेशन के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला सच कि क्रिप्टो कोई छोटी चीज नहीं रह गई है, ये दुनिया का हर कोने पे फैल रही है। आज आप देखेंगे आज के टाइम पे 420 मिलियन से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं, मतलब हर 20 में से एक इंसान इस नए सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। और
सुन के गर्व होता है कि इंडिया दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में से एक है क्रिप्टो अडॉप्टेशन में। मतलब हम सिर्फ यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि हम फ्यूचर भी बना रहे हैं इसमें। सिर्फ 2 सालों में 30,000 से ज़्यादा वेब 3 स्टार्टअप प्रोजेक्ट दुनिया भर में लॉन्च हो चुके हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि नए सिस्टम बनाने का मूवमेंट भी स्टार्ट कर चुका है। देन यूथ लीड रिवॉल्यूशन, मतलब कि अब सवाल ये है कि ये कौन कर रहा है? तो आप देखेंगे कि क्रिप्टो यूजर में 70% लोग 35 साल के कम की उम्र के हैं। ये रिवॉल्यूशन किसी गवर्नमेंट में नहीं, किसी कंपनी ने नहीं बल्कि यूथ ने स्टार्ट किए हैं। और जब दुनिया सबसे बड़े कॉलेज की यदि हम बात करें जैसे हार्वर्ड हो गया, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, आईआईटी अपने सिलेबस में भी वेब 3, डेफी, एनएफटी, डॉ जैसे चीजों को पढ़ाने लगे हैं। तो समझ जाओ कि फ्यूचर है। ये फ्यूचर है और साथ ही साथ में प्रेजेंट में रियलिटी ये बन चुकी है। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि टेक्निकल शिफ्ट अंडरवे, मतलब दोस्तों अब बात कर रहे हैं यदि हम टेक्नोलॉजी के लेवल में होने वाले साइलेंट रेवोल्यूशन की, तो आप जिसमें आप दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड जो देखेंगे वो आसानी से बिल्कुल क्वाइटली वो क्रिप्टो ब्लॉकचेन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आज टाइम में देखेंगे 60% से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर यूज कर रही हैं। चाहे वो डेटा सिक्योरिटी हो, पेमेंट सिस्टम हो या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो। आपने सुना होगा जेपी मॉर्गन, एसबीआई, एचएसबीसी जैसे बड़े ग्लोबल बैंक ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर पायलट प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। ये वही बैंक हैं जो पहले क्रिप्टो के खिलाफ थे, राइट? आज वही टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। तो दोस्तों जब दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर गेम में आ चुके हैं तो आप समझ रहिए कि ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि ये एक फ्यूचर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ में इमर्जिंग मार्केट लीड्स में यदि हम देखें यहाँ पे, तो आप देखते हैं कि क्रिप्टो का असली इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री में कैसे हो रहा है। यदि मैं बात करूं अफ्रीकन और लैटिन अमेरिका जैसे रीजन में, तो जहां बैंकिंग सिस्टम वीक है, करेंसी और हर महीने गिर रही है, कि वहां के लोग क्रिप्टो को यूज कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए भी यूज कर रहे हैं। क्रिप्टो उनके लिए एक डिजिटल लाइफलाइन बन गया है। पैसा भेजना, पैसा सेव करना, इन्फ्लेशन से बचने का एक उनके लिए रियल सोल्यूशन है। यहाँ पर क्रिप्टो का यूज रेमिटेंस हो गया, डिजिटल पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए भी हो रहा है। तो यानी ये सिर्फ फ्यूचर ही नहीं बल्कि ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह से आप इसमें अपने आप को आगे सर्वाइव कर सकते हैं। और हम इंडिया में जहां स्मार्टफोन यूपीआई ने रिवॉल्यूशन ला दिया, अगर समय पे क्रिप्टो समझ गए तो दुनिया को आगे ले जाने से आगे जाने वालों में आप देखेंगे कि बहुत आगे क्रिप्टो के मार्केट में बहुत आगे ये निकल चुका होगा। देन हम देखें बिटकॉइन की, यदि हम देखें कि इंस्टीट्यूशन या नेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन ईटीएफ की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले लोग कहते थे कि बिटकॉइन, अरे ये तो एक ऐसा बस इंटरनेट का जोक है, कोई भी कोई भी बनाता है, कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जब इससे बिटकॉइन को वॉल स्ट्रीट जैसे बिलियन डॉलर इंस्टीट्यूशन ऑफिशियली अडॉप्ट कर किया है, तो आप देखेंगे 2024 में यूएसए ने इसे अप्रूव किया, पहला बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ। यानी अब इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के थ्रू भी डायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्लैक रॉक, फेडेलिटी, ग्रे स्केल जैसे सिर्फ ये नाम ही नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े और मोस्ट ट्रस्टेड एसेट मैनेजर हैं। और ये आज से ये सब बिटकॉइन में अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को रख रहे हैं। ईटीएफ का प्रूफ का मतलब ये है कि आप देखेंगे बिटकॉइन अब एक मतलब एक एसेट क्लास बन चुका है जिसमें अब पहले रिस्क होता था, वो लोग बोलते थे, लेकिन अब उसमें बड़े प्लेयर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन भी बिलियन डॉलर लेवल के बिटकॉइन में एंट्री ले रहे हैं। आपको डेली न्यूज आपको सुनने को मिलती होगी फेसबुक में, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर में आपको चीजें दिख रही होंगी। तो दोस्तों ये अब इलीट इंस्टीट्यूशन भी आप देखेंगे लोग इसे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं बात करूं यदि कि जब दुनिया के सबसे बड़े बैंक फंड्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सवाल नहीं बचा कि क्या ये सेफ है। अब सवाल ये है कि क्या आप लेट तो नहीं हो गए उसमें। तो जब ब्लैक रॉक, फेडेलिटी जैसे बड़े बड़े जायंट्स बिटकॉइन को अपना रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि मैं इस सिस्टम को अडॉप्ट कर पा रहा हूँ कि मैं सिर्फ इसे देख रहा हूँ, या इसके आगे मैं इसमें एक विटनेस बन पाऊंगा कि रिवॉल्यूशन आई थी उस समय क्रिप्टो की। तो
अब यहाँ पे हम देखें कि बिटकॉइन ऐसा नेशनल ट्रेजर में यदि हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपने सुना होगा कि लोग बिटकॉइन इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको ये सरप्राइज डेटा भी देखने को मिलेगा कि देश बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सरकारें भी अपना नेशनल पैसा ट्रेजर फंड में बिटकॉइन पे शिफ्ट कर रही हैं। एल सल्वाडोर, आपने कई बार सुना है इसका नाम। एल सल्वाडोर 2021 में इसने दुनिया को हिला दिया जब उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया। यानी वहां आज आप कॉफी से लेकर कार तक सब कुछ आप बिटकॉइन से खरीद सकते हो। और सिर्फ यूज ही नहीं, आप बिटकॉइन को ऑफिशियली उन्होंने एसेट बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। 2025 में यदि हम देखें, यदि यहाँ पे, तो तकरीबन तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा ये बिटकॉइन रिजर्व हो चुके हैं। साथ ही साथ में देखें, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने भी इसे फॉलो किया है। आप देखें कंट्री लाइक मॉरिशस, सिंगापुर जैसी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने, जहां पे ये लोग इसे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, और जहां इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन और एक्सचेंज सेफ और लीगल एनवायरनमेंट में इसमें काम भी कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि 10 से भी ज्यादा जो आपकी कंट्रीज हैं, ये सब इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। गोल्ड, जैसे पहले गोल्ड रखा जाता था, वैसे आज बिटकॉइन भी आप देखेंगे वो भी आपका रखा जा रहा है। तो जब तक एक छोटा देश ये अपना देश इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप सोचिए कि आगे आने वाले टाइम पे किस तरह से रिवॉल्यूशन आना है, किस तरह से लोगों को इसे अडॉप्ट करना है। तो अब यहाँ पे यदि हम देखें ओवरऑल, यदि मैं देखूं यहाँ पे, तो दोस्तों कि जब हम वेब थ्री की बात करते हैं तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक सोच सपने की हम बात करते हैं। तो यदि हम बात करें कि वेब थ्री हमें क्या दे रहा है, तो वेब थ्री में आप देखेंगे कि वेब थ्री जो है आपका, जो अभी रिसेंट टाइम पे फ्यूचर टाइप ऑफ द मनी है, वो यदि आप देखें कि यूर वॉलेट इज इक्वल टू यूर इनकम, यूर बैंक। मतलब आपके पास अपना आपका आपके पास अपना डिजिटल वॉलेट है, जहां पैसा रखने के लिए बैंक की जरूरत नहीं होती है। आप अपने फंड को खुद मालिक हो। 24/7 आप बिना किसी परमिशन के आप इसे यूज कर सकते हो। योर कंटेंट इक्वल योर इनकम, मतलब वेब टू में आप जब कंटेंट बनाते हैं और प्लेटफॉर्म कमाता है, लेकिन वेब थ्री में अगर आप कंटेंट बनाते हैं तो आप पैसा डायरेक्ट आपके वॉलेट में आता है। यानी हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर, हर थिंकर अपना खुद मालिक होता है। यूआर कोड इक्वल टू यूआर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि डील लिखो और ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो बिना किसी लॉयर के, ब्रोकर के, नोटरी के, वेब थ्री में आप एक ट्रस्ट सिस्टम पे नहीं बल्कि कोर्ट पर होता है। देन वॉइस इक्वल टू यूर सिस्टम, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो वॉइस है, जो आपका जो वोट होता है, वही सिस्टम होता है। तो ओवरऑल यदि हम देखेंगे कि वेब थ्री ने हमें पैसा ही नहीं देता, बल्कि ये हमें एक कंट्रोल और हमें आगे एक डिसेंट्रलाइज होने का भी हमें ये मौका देता है। तो दोस्तों, मैं यदि आपको ओवरऑल, यदि आज हम बात करें यहाँ पे, तो मैंने भी आपको जो ओवरऑल चीजें बताई कि किस तरह से हमने आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे इंसान ने बार्टर से शुरू करके वो वेब थ्री तक का सफर उसने तय किया। पहले पैसा था एक चीज, फिर वो आया, एक बना एक सिस्टम, और फिर आज पैसा बन गया एक कोड। मतलब हर युग में पैसा बदला, और हर बार जो समय के साथ चला वही आगे निकला। आज हम खड़े हैं एक ऐसे डिजिटल समय और दरवाजे पे, जहां पैसा सिर्फ अर्न ही नहीं होता बल्कि ओन भी किया जाता है। क्रिप्टो वेब थ्री सिर्फ नए टूल्स ही नहीं, बल्कि ये एक नए युग का सिग्नल है जहां पावर आप लोगों के हाथ में हो सकता है। तो दोस्तों, इस 40 मिनट के सेशन में कोशिश की है, आपको मैंने पूरा बाटा सिस्टम से लेके किस तरह से आपका डिफरेंट टाइप ऑफ द मनी आई, और किस तरह से पेपर मनी के प्रॉब्लम में एक नए डिजिटल मनी का जन्म हुआ, किस तरह से ब्लॉकचेन क्रिप्टो आया आपका, और किस तरह से लोगों दुनिया ने उसे अडॉप्ट किया। तो दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने इस कॉल को एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको मेरी द्वारा बताई हुई बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू होस्ट एंड को होस्ट।